हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कैसे टॉपिक को जिसका नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि फाइनल अकाउंट के थ्रू हमें डिलीवर होते हैं या फिर फाइनल अकाउंट के थ्रू इसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल अकाउंट दैट मीन जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उन सारे अकाउंट्स में जो भी डाटास दी गई होती है, जो वैल्यूज दिए गए होते हैं, डाटास दैट मीन्स सेल्स हो गए, परचेज हो गए, एक्सपेंस हो गए, इनकम हो गए, एसेट्स हो गए, करंट एसेट हो गए, है ना सॉरी, लायबिलिटीज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो डाटास दी गई होती है और इसकी जो वैल्यू दी गई होती है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दैट मीन्स क्या हो गया कि बिजनेस के बारे में ये हमें सारी जानकारियां डिलीवर कर रहा है इस अकाउंट के बेसिस पे। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी ही चाहिए क्योंकि इसे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। दैट मीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं क्या होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटाज है, जो कि वैल्यूज है जो दी गई होती है फाइनल अकाउंट में, उन वैल्यूज में से कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो जब हाईली इंपॉर्टेंट है उसे समझना भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्लियर। देखो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं। पहली चीज जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी दैट मीन्स विश्वसनीयता, भरोसेमंद। अब किसी भी डाटा के बारे में बोला जाए कि ये रिलायबल होना चाहिए। जो ये इंफॉर्मेशन है, सपोज करो सेल्स की कुछ वैल्यू दी गई है, सेल्स इक्वल टू 10,000 रुपीज। अब मैं आपसे बोलूंगी कि भाई इसका रिलायबल होना बहुत जरूरी है। सपोज करो करंट एसेट्स की कुछ वैल्यू दी गई है, करंट एसेट दैट मीन्स मैं नाम ही लिख देती हूँ, डेटर्स। डेटर्स की कुछ वैल्यू दी गई है, सपोज करो 20,000। अब मैं इसके बारे में बोलूंगी भाई ये रिलायबल होना चाहिए। तो आप पूछोगे मैम रिलायबिलिटी का क्या मतलब, कैसे पता करें कि रिलायबल है या नहीं। देखो रिलायबिलिटी के लिए कि इंपॉर्टेंट है कि वो तथ्य आधारित होना चाहिए, वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, उसे वो जांच कर सकने लायक होना चाहिए, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसे चेक किया जा सके, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके और ये किसी तथ्य पर आधारित हो। ऐसा नहीं कि हमने जो मर्जी हुआ हमने 20,000 ऐसे लिख दिया डेटर्स की वैल्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी इसे वेरीफाई किया जाना चाहिए, ये वेरीफाई कर सकने योग्य होना चाहिए। अब भाई अगर इसके अंदर वेरिफिकेशन वाली क्वालिटी होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी ट्रूथफुलनेस प्रूफ हो जाएगी। वेरिफिकेशन वाली क्वालिटी का क्या मतलब हो गया कि मैंने भी बोला आपको ये फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। फैक्ट्स बेस्ड तभी होगा जब ये सारे डाटास की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आधारित होनी चाहिए। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखो बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी जब होती है ना, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी, लेन देन, खरीद बिक्री, सेलिंग, परचेजिंग, एक्सपेंस, इनकम, कोई भी तरह की बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के पीछे एक ऐसा पेपर वर्क होता है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। हर एक एक्टिविटी के पीछे एक पेपर वर्क होता है। आप बोलोगे मैम इसके एग्जांपल्स तो देते हैं, यहाँ पे कैश मेमो। जब भी बिजनेस कैश में सेलिंग या फिर कैश में परचेजिंग करती है तो कैश मेमो या तो रिसीव करती है या तो कैश मेमो प्रोवाइड करती है, क्लियर। उसी तरीके से हो गया आपके सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, जब क्रेडिट सेलिंग या क्रेडिट परचेजिंग होती है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट, इस तरह के आप नॉर्मली समझ लो। आप कुछ परचेज करने जाते हो, सपोज करो आपने सोचा कि आपको एक रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, आपको एक फ्रिज खरीदना है, तो आप जाते हो तो अगर आपने जो पेमेंट किया उसकी आपको स्लिप मिलती है ना, जस्ट लाइक दैट। अब समझ लो कि आपको एक स्लिप मिल रहा है, दैट मीन्स बिजनेस कहीं कोई खर्च करती है तो उसे एक स्लिप मिलता है। या तो अगर उसने किसी को कुछ पेमेंट करती है तो उसे एक स्लिप देने होते हैं, तो उस स्लिप को ही या तो उस पेपर को ही, उस बिल को ही हम कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बहुत ही सिंपली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, उस ओरिजिनल उस बिल को ही या फिर उस स्लिप को ही हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं।
अब सपोज करो डेटर से, डेटर का क्या मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति ने बिजनेस को अपना माल उधार बेचा है, दैट मीन्स बिजनेस ने उससे माल उधार क्रैक किया होगा, दैट मीन्स क्रेडिट परचेजिंग हुई होगी, क्या हुई होगी, क्रेडिट। बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ही हार्ड है ना, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रेडिट परचेजिंग हुई 20,000 रुपीज की। अब जब परचेजिंग हुई होगी तो इट्स वेरी नेचुरल कि जो हमारे डेटर्स है उसे कंपनी के थ्रू एक बिल दिया गया होगा। समझ लो, डेटर्स कौन होता है, बिजनेस के देनदार, दैट मीन सॉरी क्रेडिट सेल, वेरी सॉरी क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिटर होता तो हम क्रेडिट पर्सन लिखते हैं, और ये डेटर है तो हमने क्रेडिट सेल लिखा, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, देनदार होते हैं, जिसे कंपनी ने माल उधार बेचा है, क्रेडिट पर सेलिंग किया हो, है ना। तो यहाँ पे सपोज करो, बहुत ही अच्छे समझना, बिजनेस ने अगर क्रेडिट सेल किया है तो सेल्स इनवॉइस इशू किया हो कंपनी ने या फिर बिजनेस ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नॉर्मली कहा जाता है ऐसे कि अगर आप कुछ भी खरीदते हो या बेचते हो तो आपको एक बिल देना होता है, कोई एक क्या क्या कह सकते हैं, बिल कह लो या फिर स्लिप कह लो, यस स्लिप देने होते हैं। तो वो स्लिप ही हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो हमारा जो स्लिप है वही हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। कौन सा, हमारा स्लिप या तो आप बिल, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट दिया है, जो हमने स्लिप दिया, जो हमने बिल दिया, उसे हमें क्या करना होगा, बहुत ही संभाल के रखने होंगे, बहुत ही सेफली रखना होगा, ताकि सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी इसके ट्रूथफुलनेस प्रूफ करने की बारी आए तो हम इजिली उस स्लिप को, इजिली इस बिल को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे इसकी क्या होती है, वेरिफिकेशन हो जाती है। किसकी वेरिफिकेशन होती है, इसकी ट्रूथफुलनेस की वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई ये सही है। इन फ्यूचर में कोई पूछ दे, हमारा अब कह लो कि जो ऑडिटर वाले होते हैं, जो ऑडिट करने आते हैं, वो पूछ दे कि भाई आपने जो डेटर्स की वैल्यू लिखी 20,000 रुपीज, इसे आप प्रूफ करो। तो उस वक्त बिजनेस के पास क्या ऑप्शन होता है, वो कैसे प्रूफ करता है, वो अपने स्लिप के थ्रू से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पे स्लिप या बिल नहीं कहते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्लिप या बिल का वर्ड यूज कर रही हूँ, बट इसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसे मूल प्रलेख कहते हैं। क्लियर। तो ये जो था ये रिलायबिलिटी चेक करने का तरीका है ना। तो क्या बोला जाता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में दैट मीन जो आप फाइनल अकाउंट बनाते हो और हर एक आइटम की जो वैल्यू आप लिखते हो वो रिलायबल होना चाहिए, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बेस्ड होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक ये समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और हम समझते हैं कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रूफ ना किया जा सके, जिसे वेरीफाई ना किया जा सके। तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे आइटम्स की वैल्यूज भी होती हैं जिसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे आइटम्स की वैल्यू, दैट मीन्स आपका हो गया डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेप्स, या यूं कह लो तो आपके हो गए आपके वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इसमें क्या होता है ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि अकाउंटेंट को अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे लेना होता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करना होता है। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू, दैट मीन्स जो एसेट्स की जो सेल्फ लाइफ है उसे हम अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई इसकी सेल्फ लाइफ 10 ईयर हो सकती है, 15 ईयर हो सकती है, 20 ईयर हो सकती है। तो उसके बेसिस पे हमारा डेप्रिसिएशन वैरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आप प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा पर्सनल जजमेंट। तो मैंने ऐसा एस्टिमेट किया कि भाई एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स की जो सेल्फ लाइफ है इतनी हो सकती है, तो उसके बेसिस पे हमने डेप्रिसिएशन 10% का लगाया है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है कि भाई आप ये ध्यान रखो कि आपकी जो आइटम की जो वैल्यूज हैं वो रिलायबल हो। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई जिस आइटम की रिलायबिलिटी प्रूफ नहीं हो सकती वहां पे क्या क्या किया जा सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसे रिलायबल बनाया जाए। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना चाहिए हर एक अकाउंटेंट को जो अकाउंट मेंटेन करता है कि वो पार्शियलिटी ना करे, उसका जो डिसीजन है वो पक्षपात रहित हो, वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्रता से वो डिसीजन ले।
ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर वो उसकी वैल्यू आगे पीछे कर रहा हो या फिर फ्लक्चुएट कर रहा हो या फिर गलत डिटरमाइन कर रहा हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था समझना कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुणात्मक विशेषताएं हैं, उसमें से हमारा नंबर 1 प्रूफ हो गया रिलायबिलिटी। करेक्ट? अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेलेवेंस। रेलेवेंस वर्ड जो है उसकी जो हिंदी होती है ना वो होती है अनुकूल। व्हाट इज दैट? अनुकूल। अब ये अनुकूल क्या होता है? देखो बोला जाता है और ये होना भी चाहिए, ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशंस दिए जा रहे हैं वो बिजनेस के या फिर कंपनी के उद्देश्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके रेलेवेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दिया जाए जो कि इरेलेवेंट हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना, जिसका कोई रोल नहीं हो, या फिर जो अननेसेसरी हो। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है जिसे हम इग्नोर करते हैं, इसे स्किप करते हैं क्योंकि वो अननेसेसरी नहीं होता, वो अननेसेसरी होता है। अगर हमने वो सारे अननेसेसरी आइटम को अपने फाइनल अकाउंट में शो करना शुरू कर दिया तो हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड लगेगा। कहते हैं कि आप वैसे अमाउंट कोई वैसी आइटम्स को ही शो करो जो कि इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि देखो ये रेलेवेंट होना चाहिए। करेक्ट? अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि रेलेवेंट का क्या मतलब हो गया। देखो सपोज करो बिजनेस ने डिक्लेयर किया है कि इस साल उसने 10% का डिविडेंड दिया। अब ये किसके लिए रिलेवेंट हो सकता है? इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का टारगेट क्या होता है कि वो हमेशा देखती है कि भाई उसने जो पैसे इन्वेस्ट किया या फिर फ्यूचर में करने का सोच रहा है, उस इन्वेस्टेड अमाउंट से कितने % का डिविडेंड मिलने का चांसेस है नेक्स्ट ईयर। क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल कि हम प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर के बेसिस पे हम फ्यूचर को डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो जो डिविडेंड की जो रेट है वो रेलेवेंट हो गया, वो अनुकूल हो गया, वो नेसेसरी हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। इसी तरीके और एग्जांपल है कि डेटर्स हो गया आपके डेटर्स 10,000 रुपीज ये दी गई है, और दूसरी तरफ दिए गए हैं नंबर ऑफ डेटर्स 10। अब वो क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? इन दोनों में से कौन रेलेवेंट होगा हमारे लिए, कंपनी के लिए या फिर कह सकते हो यूजर्स के लिए? कौन हो सकता है? इट्स वेरी नेचुरल कि हमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता कि कितने डेटर्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हमेशा पढ़ा है, सुना है कि जो अकाउंट में जो भी डाटास दी गई होती है वो मनी की फॉर्म में होते हैं। किसके टर्म में होते हैं? मनी के टर्म में। वो केजी, लीटर, नंबर, क्वांटिटी इसके टर्म में नहीं होते। समझ रहे हो? तो यहाँ में नंबर से कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन दिए जाए तो वो कंप्लीटली अननेसेसरी होगा, कंप्लीटली इररिलेवेंट होगा। इन शॉर्ट बोला जाए कि रेलेवेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके का हो गया कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो डिसीजंस को चेंज करने की कैपेसिटी रखता वो रेलेवेंट कहलाएगा। अब इसके बेसिस पे जो डेटर्स हैं, अलग डेटर्स की जो क्या कह सकते हो वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं ना कि कंपनी ने कितना माल उधार बेचा है। समझ रहे हो? तो इसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करके कोई डिसीजन लेते हो कि कंपनी ने इतने माल उधार बेचे हैं तो उसे इतनी रिकवरी होनी चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि कंपनी ने 10 लोगों को माल उधार बेचा तो इसे क्या कोई किसी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाओ, क्या डिसीजन होगी इसके बेसिस पे? बट आपसे बोला जाए कंपनी ने 10 रुपए की क्रेडिट सेलिंग की, 10,000 रुपीज की क्रेडिट सेलिंग हुई, तो आप इसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो, सोच सकते हो कि भाई मुझे 10,000 रुपीज मिलने हैं डेटर्स के थ्रू। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्या है आपका? जो नेक्स्ट है
वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने योग्य। अब देखो ये भी बहुत ही जरूरी है समझना, नेसेसरी तो हर एक चीज, इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज है, बट यहाँ पे क्या है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ऐसा होना भी बेहद जरूरी है कि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली क्वालिटी हो, दैट मीन्स उसे इजीली समझा जा सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसे अकाउंट का डीप नॉलेज ना हो या फिर बहुत कोई नॉलेज ही ना हो, तो भी वो कंपनी के बैलेंस शीट को देखकर, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली क्या समझ सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन का दिया जाना इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है उसे दिया जाना चाहिए, और उसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए, समझ लो। सपोज करो क्रेडिटर की कुछ वैल्यू दी गई हो, एसेट्स की वैल्यू दी गई हो, फर्नीचर का वैल्यू दिया गया हो, सैलरी की वैल्यू दी गई हो, परचेजिंग की वैल्यू दी गई हो, तो इसे कोई भी व्यक्ति देखकर समझ जाए कि भाई कंपनी ने इस साल अपने एम्प्लॉइज को सर्टेन अमाउंट का सैलरी दिया। अब यहाँ पे जब अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली बात हो रही हो, तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो कि काफी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है। तो वैसे कंडीशन में कंपनी क्या करती है, सॉरी अकाउंटेंट क्या करता है, जो कि अकाउंट मेंटेन कर रहा हो, वो अकाउंट के नीचे, दैट मींस बैलेंस शीट के नीचे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे एक फुट नोट, क्या कहते हैं, फुट नोट तैयार करता है, और उस फुट नोट में क्या करेगा, वो उसे क्लैरिफाई करेगा। अब फुट नोट में कैसे चीजों को क्लैरिफाई किया जा सकता है, सपोज करो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की जो वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के भी डिफरेंट मेथड होते हैं कि स्टॉक की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है। तो जिस भी मेथड को यूज किया गया है, उस मेथड को यहाँ पे आपको नंबर 1 इस तरीके से आपको मेंशन करना है, समझ रहे हो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है कि आप डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगा रहे हो। मेनली दो मेथड जनरली यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, क्लियर, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एंड सेकंड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जिस मेथड को अप्लाई किया गया उसे आप फुटनोट में शो कर दो। कई बार क्या होता है, जब हम फाइनल अकाउंट बना चुके होते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, तो उस एक्टिविटी को भी आप क्या करो, यहाँ पे फुटनोट में मेंशन करो। कॉन्टिजेंटल लायबिलिटीज, आकस्मिक दायित्व, वैसी चीजों को भी आपको क्लैरिफाई करनी होगी। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो कहा जाता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे आइटम्स है जिसके वैल्यू शायद ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही है, शायद उसके मीनिंग कुछ अलग ना निकल जाए, तो वहां पे उसे फुटनोट में क्लैरिफाई करना होता है। क्लियर, आई होप ये समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का क्या मतलब हो गया, देखो मैंने आपसे बोला, सपोज कोई एग्जांपल लो, मैंने बोला ए नाम का एक लड़का, सॉरी नाम लिखिए, राम इज अ बॉय, उसके मार्क्स जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, क्लियर, इंग्लिश, इसके कुछ पेपर है, इसके जो मार्क्स है वो आए हैं 70, सॉरी 80, 75, 70 एंड 85। तो आप देखकर क्या कह रहे हो, वाह इसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इसकी जो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप ऐसे बोल दोगे। पर यहाँ पे आपने बस देखा, राम के मार्क्स को देखा, इसकी परफॉर्मेंस देखा और यहाँ तक चीजें खत्म हो गई। बट एक्चुअली जो हमारा डिसीजन है वो हम कब लेते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, किसी से कंपैरिजन करते हैं। सपोज करो सीता नाम की स्टूडेंट है, इसके जो मार्क्स हैं वो है 85, 90, 80 एंड 95। अब आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे कि भाई सीता के जो मार्क्स हैं ये अधिक है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये तेज लग रही है, ये इंटेलिजेंट है, सीता इज इंटेलिजेंट देन राम।
तो यहाँ पे आपने अब यहाँ पे कंपैरिजन किया और किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिए गए हैं तो वहां पे सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट नहीं शो होने चाहिए। देखो यहाँ पे जो कॉलम बननी चाहिए वो इस तरीके की, सपोज करो ये आपके पर्टिकुलर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आइटम्स लिखते हैं, जो भी आइटम्स है, सैलरी हो गए, आपके परचेज हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गए, वो सारी चीजें आपके पर्टिकुलर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने दो कॉलम बनाया, फर्स्ट है आपका करंट ईयर एंड सेकंड आपका प्रीवियस ईयर। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के भी सारे वैल्यूज वहां पे जस्ट बगल में शो करेंगे। उससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति, जो भी यूजर्स, यहाँ पे व्यक्ति की जब बात हो रही तो यूजर्स ही तो हैं जो कि फाइनल अकाउंट को यूज करते हैं, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक्सटर्नल यूजर एंड इंटरनल यूजर, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिजनेस के बारे में जानना होता है, वो क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और उन्हें जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू मिलता है, फाइनल अकाउंट के थ्रू मिलता है। तो फाइनल अकाउंट में जो डाटा दी गई होती है वो कंपेयर, उसे पिछले साल का और इस साल का, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का डाटा साथ साथ में शो होना चाहिए, ताकि जो यूजर्स है वो कंपैरिजन कर सके और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले। यूजर्स दैट मीन्स हमारे इन्वेस्टर हो गए, इम्प्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गई है ना, रिसर्चर्स हो गए, फिर आप क्या हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, बहुत सारे यूजर्स होते हैं हमारे, बैंकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, नॉर्मल पब्लिक हो गई। वो जानना चाहते हैं ना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कंपैरिजन करके ही पता लग सकता है। तो यहाँ पे ये समझ लिया आप लोगों ने कि ये चार क्वालिटीज हैं, बेसिक क्वालिटी है, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो थ्योरीज आप लोग पढ़ रहे हो, तो जो भी थ्योरीज में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा या फिर अभी आप जो अगले दो चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वो बेसिक ही है, बेसिक चीजें को ही डिफाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसा हार्ड एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आप लोगों से आप लोग एग्जाम्स में आ जाए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ, तो इन चार पॉइंट्स को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है, क्योंकि थ्योरीज का मतलब ये है कि हर चीज को बारीकी से खोल कर चीजों को डिस्कस करना। यहाँ हम मैथ भी नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बना रहे, है ना। तो थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी समझ लो एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने की है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, है ना। तो फ्रेंड आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो में बने रहो, है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।